जी, तो आज बेटा हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ गुल्डबर्ग और वेज नामी साइंटिस्ट ने दिया था। हमारे कोर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रही है इसकी। द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर के यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं है। गिवन टेम्परेचर से मुराद जो भी टेम्परेचर हो, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर is directly proportional to the product of active masses of reacting substance। reacting substance। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? कल बात हुई है इस हवाले से, बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से के मतलब क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का? Change in Sir, change concentration in of product or reactant per unit time. वेरी गुड, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। सही डेफिनेशन दी। अच्छा, ये तो चलो डेफिनेशन हो गई। अगर मैं लफ्जी एतबार से, लफ्जी मायने और मतलब की बात करूं कि लफ्जी मायने क्या निकलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के, तो क्या बता सकते हैं? सर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में चेंज आएगा टाइम के साथ। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आए, यानी कि प्रोडक्ट की मकदार का बढ़ना और रिएक्टेंट की मकदार का कम होना, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। सही है। अब प्रोडक्ट अगर बहुत जल्दी फॉर्म हो रहा है और रिएक्टेंट बहुत जल्दी कम हो रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। और अगर प्रोडक्ट स्लो फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट स्लो कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, स्पीड है रिएक्शन की वो स्लो है। अच्छा, अब ये लॉ क्या कह रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, यानी कि स्पीड जो है वो रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो एक्टिव मास होता है, कहाँ गया ये एक्टिव मास, और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन हो रहा है मेरे पास A प्लस बी, और रिवर्सिबली ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं ये C प्लस डी। देखो, अगर मैं 100 ग्राम रिएक्टेंट लेता हूं, ठीक है, तो 100 ग्राम रिएक्टेंट से हम ये बात जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है रहा बेटा, कोई बात नहीं जी। तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया, तो ये बात हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी 100% प्रोडक्ट नहीं बनता, 100% से कम ही बनता है, ये बात हम जानते हैं। सही है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, अभी जब रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका 100 ग्राम से प्रोडक्ट 0 ग्राम था। जब रिएक्शन चला आगे, कभी इक्विलिब्रियम आया, तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है वो 30 ग्राम रह गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, और सी और डी कितना बन गया? 70 ग्राम। ये कौन सी कंडीशन है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है।
यानी कि इस रिएक्शन में कभी भी 70 ग्राम से ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता। इक्विलिब्रियम कंडीशन आने का मतलब यह है कि 70 ग्राम से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। अच्छा, अब मैं अगर यही रिएक्शन करवाऊं, लेकिन इस रिएक्शन में मैं रिएक्टेंट की अमाउंट को चेंज कर दूं, 100 की जगह 200 ग्राम ले लूं, तो शुरू हुआ रिएक्शन तब प्रोडक्ट 0 था और रिएक्टेंट 200 था। जब रिएक्शन खत्म होगा तो इस कंडीशन के हिसाब से, जो यहां मैंने एक स्टैंडर्ड कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन के हिसाब से अब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रिएक्टेंट 60 ग्राम होगा, रह जाएगा, और प्रोडक्ट जो है वो 140 ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। 100 में से 30 इधर है, 70 इधर है, 200 लूंगा तो 60 इधर, 140 इधर। जब मैंने इसको डबल किया तो ये भी डबल, ये भी डबल। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात गौर करो कि इधर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी इस वाले हिस्से में, मतलब यहां पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अच्छा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ी, क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आप लोगों को क्यों बढ़ी होगी? सर क्योंकि रिएक्टेंट भी बढ़ा है। सर क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दी हमने, इसलिए सर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बात बिल्कुल सही है बेटा, जवाब बिल्कुल सही है। बस यही जवाब है, यही तो एक्टिव मास है। एक्टिव मास, अब इस रिएक्शन में एक्टिव मास पता है क्या है? यानी कि ए और बी में से 100, ए और बी के 100 ग्राम में से एक्टिव मास सिर्फ 70 ग्राम है, क्योंकि यही 70 ग्राम रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा है। बाकी 30 ग्राम तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, या ये कह लो कि रिएक्ट कर भी रहा है तो वापस टूट के ए बी बन जा रहा है। तो एक्टिव मास कितना है? 70 ग्राम। तो रिएक्शन कितना होगा ये डिपेंड कर रहा है एक्टिव मास के ऊपर। ये है एक्टिव मास जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अब अगर मैं किसी रिएक्शन की स्पीड को तेज करना चाह रहा हूं तो मैं उसके एक्टिव मास को बढ़ा दूं। तो मैंने दूसरे स्टेप में क्या किया, मैंने एक्टिव मास 70 की जगह 140 ग्राम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन की स्पीड भी तेज हो गई और रिएक्शन की अमाउंट भी ज्यादा बन गई। ये है लॉ ऑफ एक्टिव मास। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब मैं एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर... ओके बेटा, अब मैं एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहा हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लाजमी हर साल इससे न्यूमेरिकल आता है और थोड़ा से टफ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। वो तो खैर जब न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे तो आप पढ़ेंगे भी न्यूमेरिकल्स में। फिलहाल तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा, उसको देख रहे हैं। ये आ गया। अच्छा, अब एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हम यहां पर एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है, इसको कंसीडर कर लो, एक जनरल रिएक्शन है ऐसे ही, कोई रिएक्टेंट खास प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बस कोई खास रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है। एक जनरल रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक सब्सटेंस है ए, वो रिएक्ट कर रहा है किसी सब्सटेंस बी से और रिवर्सिबली रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है सी और डी। अच्छा, यहां पर एक बात हम देखेंगे कि ए के मोल्स कितने हैं, एम मोल्स, बी के मोल्स कितने हैं, एन मोल्स, और सी के मोल्स कितने हैं, एक्स मोल, और डी के मोल कितने हैं, वाई मोल। इस बात से परेशान तो नहीं हुए जो मैंने अल्फाबेट्स लिखे? ठीक है बेटा। अब क्या कर रहे हैं, अब मैं इस बात पर लॉ ऑफ मास एक्शन सर ये अप्लाई... अल्फाबेट्स तो आपने खुद ही सपोज करके लिखे सपोज हैं। किए हैं, बिल्कुल सपोज किए हैं, क्योंकि बेटा अगर मैं किसी कोई खास एग्जांपल ले लेता, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जैसे NH3 वगैरह का कोई भी रिएक्शन जो मैंने ऊपर तुम लोगों को बताए भी हैं, यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शन बताए ना रिवर्सिबल, अगर मैं इनमें से कोई रिएक्शन ले लेता तो वो बात उस रिएक्शन के लिए फिक्स हो जाती। मुझे बात अपनी फिक्स नहीं करनी ना, मैं तो चाह रहा हूँ जनरल रहे ताकि कोई सा भी रिवर्सिबल रिएक्शन उस पर अप्लाई हो जाए। ठीक है। ओके सर। अच्छा,
अब मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू अबव रिएक्शन। ऊपर जो रिएक्शन दिया हुआ है इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन में अप्लाई कर देता हूं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद, अच्छा ये रिएक्शन हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि m मोल A के n मोल B के साथ मिल रहे हैं, तो x मोल C का और y मोल D का बन रहा है। ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस the molar concentration of A, B, C, D, A, B, C और D की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं बेटा वो क्या हैं, आर concentration of A, concentration of B, concentration of C, concentration of D। बेटा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी होती है उसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना हमेशा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी। सही है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसके मुताबिक, अच्छा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं ये वाला जो हमारा रिएक्शन है इस रिएक्शन को दो हिस्सों में तोड़ दूं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन अलग देखूं और बैकवर्ड रिएक्शन अलग देखूं, सही है, सिर्फ अलग देख नहीं रहा बल्कि इनकी एक्सप्रेशंस को भी अलग मान रहा हूं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, जल्दी से क्या होना चाहिए, क्या लिखूं, क्या कह रहा था लॉ, क्या कह रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंस के। अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन है, ए और बी, प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा, सी और डी, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, इनके साथ जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना वो इनकी पावर बन जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर उसके मोल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर उसके मोल। ये स्टेप समझ में आया बेटा। सर जो आपने लेटर सपोज किए थे वो पावर बन गए। जी, ये जो बेटा लेटर्स है ना, ये ग्रीन वाले लेटर्स, ये बेसिकली मोल हैं। मुझे नहीं पता ना, आपको मैं जनरल रिएक्शन ले रहा हूं तो मोल तो कुछ भी हो सकते हैं ना, किसी रिएक्शन में कुछ मोल होंगे, किसी रिएक्शन में कुछ मोल होंगे। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना कि कौन सा नंबर होना चाहिए, तो मैंने वेरिएबल सपोज कर लिए थे। तो जब रेट लॉ लिखते हैं ना, यानी रेट एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो ये जो मोल होते हैं ना ये इसकी पावर बन जाते हैं। क्लियर जी। तो ये रेट वाली बात समझ में आ गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और इसके साथ जो एम और एन थे नंबर ऑफ मोल्स वो इनकी पावर बने। ये वाली बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को कैपिटल आर और एफ लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, सिंबल में कर लिया ताकि आसानी रहे। अच्छा, मुझे फॉर्मूला बनाना है तो बेटा फॉर्मूला के लिए तो इक्वल टू होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल तो नहीं बनेगा ना,
इक्वल टू होना चाहिए, तो इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू, अच्छा जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो आपको पता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। क्या बचा यहाँ पे, ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गई बेटा, ये जो अब मैंने लिखी? यस सर। अच्छा, यस सर। कांस्टेंट को यहाँ से हटाकर हम के एफ लिख देते हैं। कांस्टेंट हमने ले लिया के, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सही है, इसको कह दिया हमने इक्वेशन 1। सही है। अच्छा, अब कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन को कंसीडर करो। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से देखो, जब हम फॉरवर्ड जा रहे थे तो रिएक्टेंट कौन थे, ए बी, और प्रोडक्ट कौन थे, सी डी। और जब हम उल्टा आ रहे होंगे तो रिएक्टेंट कौन होगा, सी डी, और प्रोडक्ट कौन होगा, ए बी। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट अगर निकालना चाहें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना चाह रहा हूं मैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बैकवर्ड रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट्स किसको माना, सी और डी को माना है, और प्रोडक्ट किसको माना है, ए और बी को, क्योंकि उल्टा चल रहा है रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्टेंट हो गया बेटा सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। अच्छा, इनके मोल्स क्या है, एक्स और वाई, तो जो इनके मोल्स होंगे वो इनकी पावर बन जाएंगे एक्स वाई। ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं आर बी। आर एफ का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड, आर बी का मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, इक्वल टू लगाया, और हमें पता है कि जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो कांस्टेंट आता है। ठीक है, सी की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, की पावर वाई, आर बी। अच्छा, कांस्टेंट जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट के एफ था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, के बी ले लेते हैं हम। सही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है। सही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एक्स और डी वाई। बेटा यहां तक मेरी सारी बात समझ में आ गई, कोई परेशानी इसमें? सर क्लियर है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, कल मैंने आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ाई थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई थी। तो कभी भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, याद है किसी को? सर उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, प्रोडक्ट मतलब फॉर्म, वही लिंक होता रहता है बार बार। ऐसा ही है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये है इक्विलिब्रियम। सही है, यानी कि आर एफ विल बी इक्वल टू आर बी। बात समझ में आई? यस सर। ओके। अच्छा, आर एफ और आर बी, आर एफ का फॉर्मूला ये रहा, आर बी का फॉर्मूला ये रहा, दोनों की जगह पुट कर दूं, क्या ख्याल है? के एफ ए की पावर एम, बी की पावर एन, आर बी क्या है,
के बी सी की पावर x डी की पावर y। ये स्टेप समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। अब दोनों कांस्टेंट्स को एक तरफ ले आओ और दोनों कॉन्सेंट्रेशंस को एक तरफ ले जाओ। तो मैं के बी को इधर लेकर आ रहा हूं, के एफ के नीचे, इधर के बी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इस तरफ आकर के बी डिवाइड हो जाएगा। और ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस को मैं राइट साइड पे भेज रहा हूं, सी एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई होल डिवाइड ए एम बी एन। ये स्टेप समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, अब मेरी एक बात का मुझे जरा जवाब देना। देखो 4/2, 6/2, 12/2, 4/2 का आंसर क्या आएगा? 2। 6/2 का आंसर क्या आएगा? 3। 12/6 का आंसर आएगा 2। मेरा सवाल यह है कि बेटा 4/2 को मैं जब भी डिवाइड करूंगा आंसर 2 ही आएगा, कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ और आ जाए? नो सर, नहीं हो सकता। अच्छा, 6/2 को जब भी डिवाइड करूंगा तो आंसर 3 आएगा, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ और आ जाए? नो सर, 3 नो सर। अच्छा, मैथमेटिक्स में 4 को हम कांस्टेंट कहेंगे और 2 को भी हम कांस्टेंट कहेंगे मैथमेटिक्स के एतबार से। यस सर। ठीक है, यहां पर जरा देखना, दो कांस्टेंट्स डिवाइड हो रहे हैं। देखो यहां पर जब दो कांस्टेंट्स डिवाइड हो रहे थे तो आंसर भी क्या आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था। यस सर। अब यहां पर भी तो ये दो कांस्टेंट ही है ना, के एफ और के बी। जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो इनका आंसर भी एक कांस्टेंट होगा, क्या ख्याल है? यस सर। तो ये जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं के सी। के सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। सर सी किस चीज को रिप्लेस कर रहा है? बेटा सी एक खास किस्म का कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब सी यहां पर कोई खास लफ्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बस ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका नाम, और इसको केसी ही लिखा जाता है इंटरनेशनली। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं वेयर केसी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से रिप्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात बेटा? बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर रिएक्शन के एतबार से हम देखें तो सी डी तो प्रोडक्ट है, ए बी रिएक्टेंट है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को एक और नए ढंग से लिखता हूं, Kc is equal to concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है बेटा, सी डी क्या था हमारे रिएक्शन में? प्रोडक्ट था। ए बी क्या था हमारे पास? हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट था। तो केसी का असल फॉर्मूला क्या होता है? कोई सा भी रिएक्शन ले आओ, उस रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखो, जो भी रिएक्टेंट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन को नीचे रखो, दोनों को डिवाइड कर दो, केसी पता चल जाएगा। केसी समझ में आया बेटा? नहीं सर, एक और बार बता देंगे इसी का। केसी ये था कि प्रोडक्ट को, देखो हमारा जो रिएक्शन हमने कंसिडर किया था ये था ना, ए बी क्या बना रहा है? सी डी। ए बी कौन है? रिएक्टेंट। सी डी कौन है? प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला में सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन मुझे ऊपर नजर आ रही है जो कि क्या है? प्रोडक्ट है, और ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन नीचे नजर आ रही है जो कि क्या है? रिएक्टेंट है। तो मैंने सी और डी को हटाकर एक लफ्ज लिख दिया प्रोडक्ट, और इधर ए और बी को हटा के एक लफ्ज लिख दिया रिएक्टेंट।
अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये बात समझ में आ रही है कि कोई सा भी दुनिया जहान का रिवर्सिबल रिएक्शन ले आओ, उसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा पता चल जाएगा। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसी के साथ ही समझा दूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस रिएक्शंस, जो गैसियस रिएक्शंस होते हैं उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो कैसे आता है? अच्छा, जब भी हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस हों, तो हम उसमें कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं बेटा, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, और उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद द वर्ड Kp। अब Kp लिखने से पहले मैं यहां पर आपको पहले एक रिएक्शन हम सपोज कर लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है, गैस A वो रिएक्ट कर रही है गैस B के साथ, नतीजे में गैस C और गैस D प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसका ये वाला Kc टाइप का फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का ही फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है ना, ये भी ये लॉ ऑफ मास एक्शन का ही फॉर्मूला कहलाता है। तो जब हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि Kc को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? यहां पर याद रखना, Kc को हम रिप्लेस कर देंगे बेटा Kp से। ठीक है, और बजाय कॉन्सेंट्रेशन लेने के, जैसे यहां पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है ना, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और C और X, यहां पर हम ले लेंगे पार्शियल प्रेशर। इसमें अमूमी तौर पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें हम लिख लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अच्छा, इसके ऊपर सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिख दिया मैंने, ये होगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ C मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये आ गया फॉर्मूला। अच्छा, अब सर जी हमने केपी को केसी से रिप्लेस किया है। जी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि गैसेस की सूरत में हम ज्यादातर प्रेशर की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते। ओके ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को भी अगर मैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास जब कॉन्सेंट्रेशन की इक्वेशंस आ गई थी तो हमने इसको रिप्लेस किया था, तो हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। Kp क्या है? Kp इज पार्शियल प्रेशर है ऑफ प्रोडक्ट गैसेस, जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। आया बेटा, वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, और ये आ गया आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। बस वहां पे कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट और सॉरी पार्शियल प्रेशर ले लिया, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं, Kp और Kc। ठीक है, यहाँ पर मैं
थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूं, वेयर जबकि PA, बेटा यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है। एंड PD आर पार्शियल pressures of A, B, C and D gases respectively। जबकि ये जो PA, PB, PC और PD लिखा था मैंने, ये क्या है? ये पार्शियल प्रेशर्स हैं किस किस के? A, B, C, D गैसेस के। ठीक है, ऑल क्लियर बेटा? ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी बात इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।